दोस्तों, इस ऑर्डर में मिलने वाले रिलीफ के बारे में डिस्कशन करने से पहले कुछ ऐसे केसेस आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिन ऑर्डर्स के बाद जीएसटी लॉ के अंदर काफ़ी अहम बदलाव किए गए। तो आप ये चीज़ से एग्री करेंगे जब मैं आपके साथ ये नया ऑर्डर शेयर करूँगी कि इसके बाद भी जीएसटी के अंदर जो बदलाव है वो किया जाना कितना महत्वपूर्ण है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस आया था ब्रांड इक्विटी ट्रीटीज लिमिटेड का, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो केस था उसमें डिसाइड किया गया था कि जो पीरियड ऑफ 90 डेज़ है जो बताया गया है रूल 117 ऑफ सीजीएसटी रूल्स के अंदर फॉर क्लेमिंग द आईटीसी, ये जो एक केस आया था उस केस के अंदर जो डिसीज़न लिया गया था वो मैं आपको बता रही हूँ। ये 2-3 केसेस हैं जिनमें जो डिसीज़न लिए गए उनके बाद हमारे जीएसटी एक्ट में किस तरीके से बदलाव किए गए हैं। तो पहला ये जो केस था इसके अंदर बताया गया था कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन रहेगा वो 90 डेज़ का रहेगा फॉर क्लेमिंग आईटीसी इज़ डायरेक्टरी नॉट मैंडेटरी। तो वहाँ पे उस हाई कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया उसमें कहा गया कि ये जो पीरियड बताया गया है रूल्स के अंदर, सीजीएसटी रूल्स के अंदर, ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। देयरफॉर पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 3 ईयर्स, जो 3 ईयर्स का पीरियड लिमिटेशन एक्ट के तहत बताया गया है वो अप्लाई होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआईसी को डायरेक्ट किया कि टू ओपन द पोर्टल सो दैट कि जो टैक्स पेयर अपनी टर्न 1 फाइल नहीं कर पाए वो कर सके 30 जून तक। तो इस तरह की जब जजमेंट आई तो चेंज क्या कर दिया गया लॉ के अंदर, तो सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन लेकर के 43/2020 जो कि 16 मई को आई थी, इंसर्टेड द वर्ड विद इन सच टाइम इन सेक्शन 140 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, उसको दिया 1 जुलाई 2017 से। और इंटेंशन क्या थी इस अमेंडमेंट को लाने की कि जो लॉ के अंदर जो चेंजेस हैं वो किए गए विच डिड नॉट प्रोवाइड फॉर टाइम लिमिट टू फाइल द टर्न 1 एंड टू पुट एन एंड टू द रिट पिटीशन फाइल अक्रॉस द कंट्री। तो जो पिटीशंस फाइल की जा रही थी कंट्री के अंदर, जो पिटीशंस फाइल की जा रही थी उन सभी पर पूर्ण विराम लगाने के लिए लॉ में ये जो है नोटिफिकेशन ला करके चेंज कर दिया गया। इसी के साथ गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था हेड एक प्रेस रिलीज आई थी 10 सितंबर 2018 को, जिसमें प्रोवाइड करवाया गया था डिले इन फाइलिंग जीएसटीआर 3B फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर following the end of financial year or furnishing of relevant annual return whichever is earlier would render the claim of ITC time barred was इनवैलिड। तो उसके अंदर ये जजमेंट सुनाई गई। दिस वाज बिकॉज हाई कोर्ट ने नोट किया था सेक्शन 39 के अंदर जो जीएसटीआर 3B है उसे रिटर्न नहीं माना गया, यानी कि पहले जीएसटीआर 3B जो है डिड नॉट प्रिस्क्राइब, सेक्शन 39 में जो है वो जीएसटीआर 3B को रिटर्न नहीं मानता है। तो इस तरह की जजमेंट्स आने के बाद फिर से लॉ के अंदर चेंज कर दिया गया। गवर्नमेंट ने अमेंड किया रूल 61 को टू नलीफाई द डिसीजन, उस डिसीजन को नलीफाई करने के लिए जो जीएसटीआर 3B है वो रिटर्न है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। तो बेसिकली जो कोर्ट की जजमेंट्स आ रही थी उन सभी को नलीफाई करने के लिए लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स की गई। इसी तरह की गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया व्हेन एन एसोसिएशन चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रूल 36 सब रूल 4 जो ये लेकर के आए थे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। और इसके अंदर भी कि जिसमें रूल 36 सब रूल 4 आपको पता है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है आपके आईटीसी अवेलमेंट पे, तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सेक्शन सब क्लोज AA लेकर के आए विच सीम टू बी, जिसने कि वैलिडेट किया प्रोविजन ऑफ रूल 36 को, जिन्हें अल्ट्रा वायर्स कहा जा रहा था। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन जो कि फाइल की गई थी अल्फा एंटरप्राइज के द्वारा दैट ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी एज पर स्टैचू एंड हेंस
डायरेक्टेड द रिवेन्यू टू अनब्लॉक द आईटीसी विद इमीडिएट इफेक्ट। रिवेन्यू को कहा था कि अनब्लॉक करिए आईटीसी को। तो एज ए कंसीक्वेंस जीएसटी काउंसिल लेकर के आई रूल 86A, जिसमें कि ऑफिसर्स को पावर दी गई कि वो रिस्ट्रिक्ट करें यूज़ ऑफ आईटीसी। तो ये सारी जजमेंट्स जो आई थी, जो जजमेंट्स आई थी, उनके बेसिस पर इस तरह से लॉ के अंदर अमेंडमेंट की गई थी। अब हम यहाँ पे ये सारे सवाल इसलिए उठा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चेंज है, जो रिक्वायर्ड है, वो चाहिए। वो क्या है? द ट्रेडर्स, ये मद्रास हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट केस है, और आप अपना व्यू पॉइंट ज़रूर दे दीजिएगा कि क्यों इसके बाद ये चेंजेस जो है, इस जजमेंट के बाद इस तरह का चेंज लॉ के अंदर करना क्यों ज़रूरी है। द ट्रेडर परचेज गुड्स फ्रॉम अ वेंडर एंड मेजोरिटी ऑफ पेमेंट वर डन थ्रू द बैंकिंग चैनल्स के थ्रू की गई, एंड द टैक्स अमाउंट, यानी कि गुड्स परचेज हुए और जो उसकी पेमेंट हुई वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हुई। वेंडर फाइल्ड द जीएसटी रिटर्न द बेसिस ऑफ विच, जो पटिशनर है हमारा, उसने आईटीसी ले लिया, यानी कि सामने वाली पार्टी ने जब अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल की, GSTR1 फाइल की, उसके बेसिस पर उसने अपना आईटीसी क्लेम कर लिया। सब्सिक्वेंटली बाद में पता चला कि जो वेंडर है, यानी कि सामने वाली पार्टी है, उसने हमसे टैक्स तो कलेक्ट कर लिया लेकिन आगे गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। इन रिस्पॉन्स टू दिस petitioner was served notice to which they reply asking the revenue officer the presence of vendor at the inquiry for confrontation. The officer did not call upon the vendor and affix the entire liability upon the petitioner. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पटिशनर है उस पर के पास नोटिस गया, टू विच इन्होंने कहा रिवेन्यू ऑफिसर्स को कि जो वेंडर है उसको भी इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए। हाउएवर ऑफिसर डिड नॉट कॉल द वेंडर, एंड पूरी की पूरी जो लाइबिलिटी है वो पटिशनर के ऊपर आ गई, यानी कि रिसिपेंट के ऊपर आ गई, जिसने आईटीसी क्लेम किया था। The High Court held that order of revenue suffer from fundamental flaws and hence was quashed. The High Court opined that the revenue had not taken any recovery steps against the supplier. High Court का जो ओपिनियन था कि जो हमारा रिवेन्यू है उसने सप्लायर के अगेंस्ट तो किसी तरह के कोई रिकवरी स्टेप्स नहीं लिए, इवन व्हेन दे वर मेड अवेयर दैट द सेलर कलेक्टेड टैक्स एंड स्टिल डिड नॉट डिपॉजिटेड, जबकि उन्हें पता है कि सेलर ने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया लेकिन आगे उसको डिपॉजिट नहीं किया। इंस्टेड ऑफ टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट द सेलर, जो ऑफिसर्स हैं वो रिसिपिएंट के पास जा रहे हैं, रिसिपिएंट को नोटिस इशू कर रहे हैं। द हाई कोर्ट रेमिटेड द फाइल बैक एंड ऑर्डर्ड अ फ्रेश इंक्वायरी। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने फ्रेश इंक्वायरी के ऑर्डर दिए, क्योंकि जो सारा का सारा जो बर्डन है वो रिसिपिएंट पर ही आता है। आमतौर पर ऐसे केसेस में आपने देखा है कि वेंडर्स के पास ना जा कर के जो रिवेन्यू है वो रिसिपिएंट के पास नोटिस भेजता है, रिसिपिएंट के ऊपर पूरी की पूरी लाइबिलिटी आ जाती है। तो इस देयर एनीज हाई कोर्ट की जो ये जजमेंट आई है, तो क्या यहाँ पे अब यही जो ऑथर का व्यू पॉइंट है वो यही है। फॉलोइंग द सूट ऑफ अदर हाई कोर्ट जजमेंट वी आर फोर्स्ड टू वंडर इफ दिस स्पेसिफिक जजमेंट वुड इनवाइट अनदर अमेंडमेंट इन आईटीसी। तो इस तरह की काफ़ी सारी जजमेंट पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरह की जो स्पेसिफिक जजमेंट्स हैं, क्या इनके आने के बाद जो हमारा आईटीसी लॉ है जीएसटी के अंदर, क्या उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के होनी चाहिए, क्योंकि जो सेलर होता है वो तो रिसिपिएंट से तो टैक्स कलेक्ट कर लेता है, अपनी GSTR1 फाइल कर लेता है, जिसके बेसिस पर हम आईटीसी भी क्लेम कर लेते हैं, लेकिन आगे वो टैक्स अगर डिपॉजिट नहीं करवाता है तो क्या उसमें रिसिपिएंट की मिस्टेक है? क्योंकि ये जो मिस्टेक है वो सेलर के एंड पे हुई है, तो क्यों रिसिपिएंट को इस केस में परेशान किया जाता है, क्यों रिसिपिएंट पर उसकी लाइबिलिटी डाली जाती है? तो इस तरह की जब मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में वो जो जजमेंट शेयर करी है, उनका यही एक रीज़न था कि जब इस कोई जजमेंट्स इस तरीके से आती हैं तो लॉ के अंदर किस तरीके से अमेंडमेंट्स ला दी गई हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, इसको लेकर के जो चेंजेस हैं आईटीसी के अंदर, आईटीसी लॉ के अंदर, वो जो है क्या नहीं होने चाहिए, आप अपना इस पर व्यू पॉइंट ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की जो केसेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।